पिछले वीडियो में आपको मोशन के बारे में हम लोग बता रहे थे, मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन, एक सरल रेखी गति 1D मोशन को हमने पढ़ा है ना। और उसमें हमने आपको जो बताया गैलीलियो के जो इक्वेशन थे, किसी बॉल को, किसी वस्तु को जो सिर्फ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर या किसी एक एक्सिस पर मूव कर रहा हो, 1D बताया। फिर हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमें पढ़ाना है, और उससे पहले हम लोगों ने कल वेक्टर का जो यूज होना है उसके बारे में आपसे बताया था कि एक वेक्टर क्या होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टरों के कंपोनेंट, वेक्टरों का वियोजन क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया। दो वेक्टरों को कैसे प्लस किया जाता है, दो वेक्टर को कैसे माइनस किया जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है? तो देखो बेटा, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई वस्तु किसी ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति कर रही हो जो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, परिमाण को बदलता है, लेकिन उसकी दिशा, डायरेक्शन को नहीं बदलता, वह स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखीय गति होता है। लेकिन अगर गति में लगने वाला त्वरण उसके मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा दोनों को परिवर्तित करे, दोनों को चेंज करती है, तो ऐसी जो मोशन होगी, जो गति होगी, वह आपकी क्या होगी? 2D मोशन होगा, जिसमें या सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, प्रक्षेप गति भी हो सकती है, केवल डायरेक्शन बदल रहा है, या केवल मैग्नीट्यूड बदल रहा था, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये तीन अलग अलग केस था। अगर केवल परिमाण बदल रहा है तो सरल रेखीय गति होगी, अगर केवल डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो सर्कुलर मोशन हो जाएगी, वृत्तीय गति हो जाएगी। और अगर उसका परिमाण और दिशा दोनों बदल रहा है तो प्रक्षेप गति हो जाएगी। तो देखा जाए, अगर किसी वस्तु को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई के बीच ये कितना डिग्री कोण होगा? 90 डिग्री। तो 0 से बड़ा हो और 90 से कम, 0 से 90 डिग्री के बीच अगर किसी वस्तु को थ्रो किया जाए, मान लीजिए ये प्रक्षेपित किया जाए किसी वेग से u मीटर पर सेकेंड, तो देखो कि बेटा ये ऐसे जाएगा और यूं, इसका मतलब हुआ कि ये हमारा मोशन, गति का पथ ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इस वजह से होगा कि जैसे जैसे ये पथ जाएगा, इस पर g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा, जो इसके परिमाण को और इसकी डायरेक्शन को बदलता जाएगा। परिमाण भी बदलेगा और दिशा भी बदलती जाएगी। इसलिए इसका जो पथ होगा वह एक कर्व होगा, एक वक्र पथ पर वह वस्तु गति करेगी। और जब वक्र पथ पर गति करेगी तो ये जो गति है इसको हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गया कि प्रक्षेप का जो पथ होगा वो कैसा होगा? एक कर्व होगा। और जब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं तो ये पता चलता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कर्व होता है वह पैराबोलिक होता है, एक परवलयाकार पथ होता है। आप लोग कोऑर्डिनेट मैथ में पढ़े होंगे, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। ठीक है बेटा, ऐसी गति के बारे में आप सोचो, जब आप लोग किसी वस्तु को, गेंद को ठीक ऊपर या ठीक नीचे ना फेंक कर अगर उसको हवा में किसी एंगल पर फेंकते हो, वो एंगल क्या है? वो थीटा है, और जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से कम।
तो अगर x और y एक्सिस के बीच थीटा यानी न्यून कोण पर u मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हो तो हमेशा बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी। यानी पहले वह एक मैक्सिमम हाइट की ओर बढ़ेगी और जब मैक्सिमम हाइट हो जाएगी तो फिर वो वापस आएगी, है ना। इसका मतलब पहले वो अधिकतम ऊंचाई तय करती है यहाँ पर और उसके बाद फिर वो वापस आती है, यानी आधे समय तक वो मैक्सिमम हाइट को कवर करती है और बचे हुए फिर उतना ही समय उसको वापस आने में भी लगेगा। इसका मतलब हुआ कि वस्तु को जिस वेग से फेंका जाएगा, तो जैसे आप इसको ऊपर फेंकोगे तो इसकी अगर यहाँ पर वेग मैक्सिमम है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वेग कम होता जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा और फिर जब वहां से वो नीचे आएगा तो फिर उसका वेग बढ़ता जाएगा। तो जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में घटेगा उतना यहाँ से यहाँ तक आने में बढ़ेगा। इसका मतलब है प्रक्षेपित की हुई वस्तु जिस वेग से फेंकी जाती है वह उसी वेग से सेम वेलोसिटी से वो पृथ्वी पर या वो सर्कल पर क्या होगा, टकराएगा। क्लियर हुआ, उस पथ पर टकराएगा। अच्छा, अब एक बात, इसको इस अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जो समय लगेगा, तो बेटा आप यहां से यहां देखो या यहां से यहां देखो, यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको वापस आने में है। यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने में 30 सेकंड तो मैक्सिमम हाइट से फिर वापस आने में भी 30 सेकंड, यानी जो टोटल टाइम होगा वो कितना होगा। क्लियर हुआ। अब हम आपको इससे जुड़ा हुआ एक एक पॉइंट करके बताते हैं जिससे कि आपको ये एकदम क्लियर। चलिए, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रक्षेप की गति जो होगी वो 1D है कि 2D? अच्छा, जब वस्तु प्रक्षेपित की जाती है तो उसका प्रक्षेपण कोण होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में। ठीक। अच्छा, प्रक्षेप गति करने वाला वस्तु किसी त्वरण के अंतर्गत गति करता है, तो जब त्वरण के अंतर्गत गति करता है तो वो कौन सा त्वरण होता है, वह उसका उस स्थान पर जो ग्रेविटी होगी, जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसके अधीन गति करता है। गुरुत्वीय त्वरण किसके, जी होगा। अब बात रही बात कि अगर गुरुत्वीय त्वरण जी होगा तो जब हम लोग जानते हैं या आगे पढ़ेंगे कि जैसे जैसे पृथ्वी की हाइट पृथ्वी से हाइट बढ़ती जाएगी, ऊंचाई बढ़ती जाएगी वस्तु की, तो जैसे ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे जी का मान क्या होता है, घटता जाता है। ऐसे पृथ्वी से नीचे जाने पर भी जी का मान घटता जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेंद को, वस्तु को चाहे जिस वेग से फेंक दिया जाए और वह प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, प्रक्षेप गति होगा, ये कंडीशन रहेगी हमेशा। तो जरूरी है, शर्त है क्या, कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति के लिए ये आवश्यक है कि उसके द्वारा जो तय की गई जो हाइट है, उस हाइट, उस ऊंचाई के केस में, स्थिति में जी के मान में कोई परिवर्तन ना हो, है ना। इतनी भी ऊंचाई ना हो जाए कि जी की वैल्यू ही बदल जाए। यहाँ पर क्या है कि एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो रहा है, यानी एक निश्चित ऊंचाई तक जहां पर जी का मान हम कांस्टेंट मानकर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के केस में अगर आप मानते हो तो ऐसी स्थिति में ये आपका बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक। अगली बात, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता
होता है, परवलयाकार होता है। अब आई बात, अगर किसी वस्तु को आपने u वेग से फेंका तो किस डायरेक्शन में फेंका? थीटा कोण, है ना? तो कल ही हमने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर है a और ये थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में होगा क्षैतिज घटक a cos थीटा और इधर होगा a y a sin थीटा होगा। तो बेटा ये u मीटर पर सेकंड है तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा? तो ux u cos और इस डायरेक्शन में क्या होगा? uy u sin थीटा, u cos थीटा और uy u sin। दो कंपोनेंट हो गए, क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग पेश करते हैं पहले उड्डयन का फ्लाइट टाइम का मतलब क्या हुआ बेटा? अगर कोई वस्तु यहां से चलकर यहां पहुंचती है तो पूरे उड़ान के दौरान कितना टाइम लगेगा? तो आप ये जानते हो, पहले मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो t सेकंड, अब मैक्सिमम हाइट से वापस आएगा तो t सेकंड, यानी जो कैपिटल T होगा वो किसके इक्वल होगा? t के इक्वल होगा। ये बात तो आप जानते हो, है ना? यानी फ्लाइट टाइम जो होगा वो कैपिटल T इक्वल टू 2t होगा। उतना समय, अगर यहां तक जाने में 2 सेकंड तो वापस आने में 2 सेकंड, तो फ्लाइट टाइम 4 सेकंड। क्लियर है? अब ये जो जाने में कितना समय लगेगा, जाने में कितना समय लगेगा तो जरा ध्यान देना। अगर हम a से b की बात करें, किस डायरेक्शन में? a to b, वस्तु a से b मैक्सिमम हाइट पे जा रही है, तो ऐसे में हाइट बढ़ रही है तो कौन सा वेलोसिटी, कौन सा कंपोनेंट लोगे? ux या uy? तो बोलोगे सर हम ऊंचाई में जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं जिसमें गुरुत्वीय त्वरण g है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसका वेग घटता जाएगा, है ना? तो कौन सा वेग घटता जाएगा? ux या uy? तो uy घटता जाएगा। आप यहां पे देखिएगा, पूछा जाए मुझे गति करने वाले कण की मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा? तो देखो कि बेटा यहाँ आप हमेशा जानते हो कि किसी गेंद को फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर उसका अंतिम वेग 0 होता है। लेकिन यहाँ पर देखो ux uy है, दोनों कंपोनेंट है, एक होगा ux और एक होगा uy। तो इस हाइट पर कौन सा वेग 0 होगा? ये या ये? नहीं, ये, यानी uy 0 होगा, ux 0 नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। किसी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग 0 हो जाता है, हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़े, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर उसका वेग 0 होगा तो होगा, लेकिन कौन सा वेग? ऊर्ध्व वेग, है ना? uy 0 होगा लेकिन ux 0 नहीं। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं a से b डायरेक्शन में, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा और फाइनल वेलोसिटी? देखो प्रारंभिक वेग होगा ux, यहां पर हम चल रहे हैं ux, ठीक है, और यहां से पहुंच रहे हैं तो ये हमारा a से b डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में ux, लेकिन a से b डायरेक्शन में क्या होगा? uy। और जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो अंतिम वेग 0, इसका मतलब प्रारंभिक वेग जो होगा वो होगा uy और जो अंतिम वेग होगा वो uy की वैल्यू 0 है, 0। कितना टाइम लगेगा? तो पहला समीकरण लगा दे बेटा, u v u, अब ऊपर जा रहा है तो u - g, ये पहला
0 और u की जगह ui माइनस जी टी, यानी जी टी इज इक्वल टू यू वाई, टी इज इक्वल टू यू वाई बाई जी होगा, और यू वाई का मान होता है यू साइन थीटा बाई। सही है, यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको जो समय लगेगा वो यू आई बाई जी होगा, और यू आई का मतलब यू साइन थीटा, देखो यू आई का मतलब यू साइन थीटा बाई जी। तो फ्लाइट टाइम जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम तो आने में लगेगा, तो फ्लाइट टाइम आपका क्या बन जाएगा 2t, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा 2u sin थीटा बाई जी। ये आपका सचेत गति करने वाला कण या वस्तु अपनी गति के दौरान जो उड़ान में समय लेगा, जो फ्लाइट टाइम होगा वो कितना होगा, वो कैपिटल T इज इक्वल टू T होगा, और जिसमें कैपिटल T का मान 2u sin थीटा बाई जी, टाइम है समय, और ये u उसका इनिशियल j वाला वेग 2 मीटर पर सेकंड, और sin थीटा ये कोण, और ये जी। क्लियर हो गया? उड़ान का समय लाइफ टाइम निकल जाएगा बेटा। चलिए अब हम लोग दूसरी बात पे आते हैं कि अगर ये फ्लाइट टाइम आपने डेरिवेशन देख लिया तो पहला फार्मूला हमारा बन गया। अब इसमें दूसरी बात क्या है कि अगर वो मोशन में है, गति कर रहा है, तो कितनी अधिकतम ऊंचाई कवर करे, कितना ऊपर तक जाए, तो हमको यह निकालना है। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं, तो देखो u इज इक्वल टू यू आई यानी u sin थीटा, और अंतिम वेग उसका क्या होगा 0 होगा। तो गति के तीसरे समीकरण से देखें तो मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। समझ गया? यहां से यहां जाना है, अंतिम वेग 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh होगा, जिसमें वैल्यू रख दो तो 0, और u की जगह आप क्या रखोगे ui माइनस 2g, यानी 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर y, और h इज इक्वल टू u स्क्वायर y बाई 2g। ठीक है, और देखो बेटा u स्क्वायर का मतलब ui का मतलब u sin थीटा, तो u स्क्वायर है तो क्या होगा u sin थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g, मतलब u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई। डेरिवेशन क्लियर है? प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मैक्सिमम हाइट होगी, जो हाइट होगी वो होगा, उसका डेरिवेशन आपको थर्ड इक्वेशन से सॉल्व किया, वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर बाई 2g और u sin थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g, यानी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई। क्लियर हो रहा? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रक्षेप गति में, तो उसके द्वारा तय की गई जो हाइट होगी वो होगी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। सही है? अब एक खास क्वेश्चन पूछता है, खास क्वेश्चन ये पूछता है कि h की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी। तो h की जो वैल्यू है वो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यानी थीटा पर निर्भर कर रही है। इस थीटा की वैल्यू जैसे आप फेंकोगे जिस तरीके से, जितने एंगल पर, उसी के हिसाब से उसकी हाइट भी डिसाइड होगी। तो बताओ कितने डिग्री पर फेंका जाए कि मैक्सिमम हाइट हो, अधिकतम ऊंचाई हो।
तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होगी। और 1 कितने डिग्री पर होगी? कितने का मान? साइन 60, 30, 40, 90 क्या होगा? तो आप देखोगे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और ये आपका होता है साइन 90 डिग्री पर, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना? 90। यानी जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उस समय h मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होगा तो कितना होगा? वो u स्क्वायर बाई 2g। ठीक, हमने आपको बताया फ्लाइट टाइम तो ये होगा, मैक्सिमम हाइट तो ये होगा, हाइट होगा। तो अब बात आती है कि वो कितना रेंज कवर करेगा परास। तो प्रक्षेप गति करने वाली वस्तु एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर टकराती है ना, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वही रेंज कहलाता है r। क्या कहलाता है? रेंज r, परास। क्लियर हुआ? तो अगर रेंज r है तो इसको कैसे ज्ञात करें? तो तीसरी बात जो आती है बेटा वो रेंज की आती है। अब हम लोग रेंज के लिए देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी तक देखा उसमें जो जो फार्मूले उसको नोट कर लेते हैं बेटा। पहला फार्मूला हमारा है कि कैपिटल T इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, क्लियर है। और दूसरा हमारा है h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जिसमें जो मैक्सिमम हाइट है वो होगी u स्क्वायर बाई 2g। क्लियर है? और ये कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा, है ना बेटा? अब देखो, यानी अगर हम हाई जंप लेना चाहते हैं, ऊंचा से ऊंचा कूदना चाहते हैं, तो हमें अपनी बॉडी को कितना डिग्री जंप करना चाहिए? 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर अगर अपने शरीर को उछाले तो अधिकतम हाइट को हम, अधिकतम ऊंचाई को हम कवर कर सकते हैं। तो ऊंची कूद का केस होगा, हाइट पे फेंकना हो, ठीक ऊपर फेंकना हो, तो वस्तु को कितने डिग्री पर फेंकना चाहिए? 90, तभी आपकी अधिकतम ऊंचाई कवर। ठीक, अब रेंज परास। हाई जंप के बाद लॉन्ग जंप, लंबी कूद कूदना हो तब शरीर को कितने डिग्री उछालना हो कि ज्यादा से ज्यादा दूरी चल सके? एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेग है, वेलोसिटी है, उसके दो कंपोनेंट आपने तोड़ा, एक u आई और एक u। तो अब देखो इसमें जो एक्सीलरेशन या जो त्वरण लग रहा है वो क्या है? g। तो g क्या करता है? गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्वारा लगने वाला अट्रैक्शन होगा, है ना? इसका मतलब अगर हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर ही है, तो ऐसे में हमारे g के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं। लेकिन जब हम जंप करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो g क्या करता है? हमको नीचे की ओर खींचता है ना? इसका मतलब g की वैल्यू ऊर्ध्व पे वर्टिकल पे जाने के लिए वो हमारा विरोध करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में उसका कोई मतलब नहीं। यानी g जो है ऊर्ध्व वेग को प्रभावित करेगा और क्षैतिज वेग पर g का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस डायरेक्शन में g का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस समय अगर हम रेंज निकालना चाहेंगे, रेंज परास, तो क्या होगा? एक सिंपल जो फार्मूला हम लोग का होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो उसी तरह से जो हमारा रेंज परास होगा
वो होगा क्या भाई, दूरी। रेंज मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और दूरी का मतलब क्या होता है 4 इंटू समय। तो दूरी की जगह रेंज r हो गया। अब बताओ स्पीड कौन सी है, ux या uy, तो पता चलेगा ux, तो आपको मिलेगा ux। और टाइम तो यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक, यानी टोटल फ्लाइट टाइम हमारा हो गया कैपिटल T, तो वो हो जाएगा कैपिटल। ये फार्मूला हो गया परास। अब अगर इसकी वैल्यू रख दें तो u cos थीटा, और ये आपको मिलेगा 2u sin थीटा बाई g, यानी r इज इक्वल टू, देखो u और u क्या होगा बेटा u स्क्वायर, और यहाँ 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, है ना, यानी r इज इक्वल टू मिलेगा u स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा sin 2 थीटा अब बाई, ये आपका होगा रेंज। r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, ये प्रक्षेप गति का परास होगा रेंज, कितनी दूर जाएगी। अब बताओ रेंज किस पर निर्भर करेगा, तो r भी तो इस पर थीटा पर निर्भर करेगा, लेकिन हाइट में sin थीटा था और यहाँ sin 2 थीटा, इसका मतलब sin की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगा, और 1 तब होगा जब ये sin 90 डिग्री हो। जब ये केस आएगा तभी रेंज अधिकतम होगा। अब देखो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45, इसका मतलब हुआ कि जब भी आपको थीटा 45 डिग्री होगा, है ना, तो उस समय r क्या होगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम r कितना आएगा उसको देख लिया जाएगा। थीटा 45 डिग्री हो तब क्या होगा r मैक्सिमम होगा, और ये 45 टू 90 यहाँ होगा, यानी r मैक्सिमम होगा u स्क्वायर बाई g। क्लियर हुआ। प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रक्षेप गति में अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसके उड़ान का समय, फ्लाइट टाइम जो है वो कैपिटल T इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g होगा, हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा, और मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई 2g होगा जब थीटा 90 डिग्री हो। और तीसरी बात यहाँ ये हो गई, ये वाली कि रेंज r इज इक्वल टू ux इंटू t होगा, या u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g होगा, और थीटा अगर 45 डिग्री हुआ तो r मैक्सिमम होगा कितना u स्क्वायर बाई g होगा। इतने फार्मूले हमको मिले, है ना। आप देखते हैं कि अगर किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जा रहा है ना, तो उसके मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज में अधिकतम, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज में क्या संबंध है जरा उसको देखो। मैक्सिमम हाइट है u स्क्वायर बाई 2g, और मैक्सिमम रेंज ये, तो देखिए h मैक्सिमम जो होता है वो u स्क्वायर बाई 2g है ना, और r मैक्सिमम जो होता है वो आपका है u स्क्वायर बाई g, है ना। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, है ना, तो क्या मिलेगा h मैक्सिमम और r मैक्सिमम, तो u स्क्वायर बाई g 2g है, और इसमें इसको करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा 1/2, है ना, यानी r मैक्सिमम जो होगा
वो कितना होगा 2h मैक्सिमम। सही है। इसके कहने का मतलब सपोज दैट अगर आप ये मानते हो कि एक लड़का है वो एक बॉल को किसी ग्राउंड पे थ्रो करता है, क्रिकेट खेलते हो तो आप बाउंड्री से बॉल को विकेट की ओर थ्रो किए, है ना? तो अगर एक लड़का किसी गेंद को 100 मीटर फेंक सकता, प्रोजेक्टाइल 100 मीटर फेंक सकता है, लड़का किसी गेंद को 100 मीटर के 36 दिशा में 36 दूरी रेंज कवर करता है। जब वो फेंकेगा तो जहां से फेंका और जहां गिरा वहां से नीचे की दूरी कितनी होगी 100 हो गया, फेंक सकता है। तो अगर वही लड़का उसी गेंद को ठीक वर्टिकल ठीक ऊपर फेंके तो कितना मीटर फेंक सकता है? इसका जवाब दो जल्दी। अगर उसे 100 मीटर दूर फेंकने की क्षमता है वर्टिकल क्षैतिज, तो गेंद को ठीक ऊपर फेंके तो अधिक से अधिक कितनी हाइट फेंक सकता है? बता सकते हैं? तो देखो जो इस डायरेक्शन की बात हो रही है वो आर होगा और हाइट की जो बात हो रही है छोटे आर की बात होगा। आर मैक्सिमम 100 है तो एच मैक्सिमम कितना होगा? तो ये फार्मूला आपको बता देगा बेटा। तो देखिए आर मैक्सिमम 2h मैक्सिमम होता है तो एच अगर आपको निकालना है तो क्या होगा? आर मैक्सिमम बाई 2 यानी 100/2 यानी 50 मीटर ही फेंक पाओगे। क्लियर हुआ? 50 मीटर फेंक पाओगे, उससे ज्यादा नहीं फेंक पाओगे। फेंक पाओगे? 100 मीटर फेंक सकता था 36 दिशा में, लेकिन ऊपर फेंकना हो तो वहां पर जी काम करेगा। जो जी की वैल्यू होगी वो उसकी गति का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो 100 मीटर नहीं फेंक पाओगे बल्कि आप 50 मीटर ही फेंक पाओगे। क्लियर है? ये बेटा आपका हो गया रिलेशन। फार्मूलों को याद रखना। हाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, मैक्सिमम रेंज 90 डिग्री पर 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगा, 90 पर एच मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम और मिनिमम रेंज में और हाइट में क्या रिलेशन है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। एच मैक्सिमम बाई आर मैक्सिमम 1/2 या आर मैक्सिमम जो होगा वो एच मैक्सिमम का डबल होगा। ठीक है? अभी बेटा इससे संबंधित कुछ और कॉन्सेप्ट है ना? एक ही वीडियो में पूरा नहीं हो पा रहा, हम आपको इसके लिए फिर दूसरा वीडियो जो अगला वीडियो होगा उसमें इसी के आगे की चर्चा होगी कि आर मैक्सिमम एच मैक्सिमम है तो इसके किस टाइप से और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको अगले वीडियो में बता। ओके बेटा।